सो हेलो एवरीवन, अगेन मैं आप लोगों के सामने एक फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम लेकर के आया हूं जो कि पाथ फाइंडर से उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे से 2-3 बच्चों ने डाउट में पूछा था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ढंग से इसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया जाए। एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और फिर उसके बाद अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक, तो देखो, क्वेश्चन एक्सप्लेन मैं करूँगा थोड़ी देर से। पहले आप ये समझो कि इस क्वेश्चन में नया क्या है ना, मतलब क्या रीज़न है जिस वजह से मैंने क्वेश्चन उठाया। तो इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि अगर यहाँ तक लिक्विड भरते हैं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ। ठीक, जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा आगे जाके वो ये है कि अगर आप यहाँ तक लिक्विड फिल करते हो, देन इस सिचुएशन में अगर आप चाहो कि बायनेंसी का फॉर्मूला आप वी रो जी लिखोगे, वेयर वी इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, देन ऐसा करना गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, काफ़ी बच्चों को पता होगा जिन लोगों ने मन लगा करके क्लास में पढ़ाई की होगी, बायनेंसी का डेरिवेशन देखा होगा, उन बच्चों को एक बात अच्छे से पता होती है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना V इंटू रो इंटू जी, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब सॉलिड के नीचे भी लिक्विड प्रेजेंट हो। ठीक, लेकिन ज़रा इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर नीचे एयर प्रेजेंट है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया है ये ऐसा एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक के अंदर ये लिक्विड है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ग्रीन कलर से ये ऑब्जेक्ट है। लो, बनाया था स्क्वायर, बन गया सर्कल, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके नीचे एयर प्रेजेंट है, इस वजह से आप बायनेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला V इंटू रो इंटू जी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन मैंने उठाया है। V इंटू रो इंटू जी सिर्फ तब लगाया जाता है जब ऑब्जेक्ट के नीचे हर जगह लिक्विड प्रेजेंट हो, मतलब ये पूरा लिक्विड अगर यहाँ तक होता ना ऐसा, तब जाके हम लगा सकते थे V इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पर जेई एडवांस ने एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पूछ रखा है। ठीक है, तो ये जो लोग एडवांस का पेपर देना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि V इंटू रो इंटू जी सिर्फ तब लगाया जाता है जब लिक्विड सॉलिड के नीचे प्रेजेंट होता है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। ठीक है, और अगर V इंटू रो इंटू जी नहीं लगाते तो फिर क्या करते हैं, अगला सवाल ये उठ रहा होगा मन में। तो उसका आंसर ये है, फिर बेसिक्स यूज़ करते हैं, और बेसिक्स क्या होते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। फिर जो फोर्स होता है ना, प्रेशर इंटू एरिया की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में खास बात थी वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है वो भी सुन लो। ऐसे तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। तो क्वेश्चन कहता है ऐसा एक टैंक होता है और इस टैंक के सेंटर पे एक होल होता है। ये जो होल है रेक्टेंगुलर है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक डायमेंशन A है, दूसरा B है। ठीक, अब इस रेक्टेंगुलर होल को फिल करने के लिए इन्होंने एक क्यूबॉइड ला करके रख दिया। क्यूबॉइड के डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, ये C है, ये C है, 2 डायमेंशन मैंने लिख दिए। तीसरा वाला डायमेंशन जो कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होता होगा, वो तीसरा डायमेंशन B है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है क्यूबॉइड के डायमेंशन B क्रॉस C क्रॉस C, तो 2 डायमेंशन C है, तीसरा वाला B होता होगा। ठीक, अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, देखो क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द मास M ऑफ द ब्लॉक सो दैट द होल ऑलवेज रिमेन्स क्लोज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड। आसान भाषा में क्वेश्चन कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए, बस। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहे। कहानी का सार ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रेस्ट पे रखना चाहते हैं, हमेशा मतलब मैं इतना पानी भरूं, चाहे इतना पानी भरूं, और चाहे इतना पानी भर दूं, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहे, तो इस कंडीशन के लिए इसका मास कितना होना चाहिए। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक, तो मान के चलता हूँ मैंने आपको ये समझा दिया कि क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्वेश्चन में नया क्या था। ठीक है, अपनी तैयारी होती पूरी, अब एकदम अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक,
तो देखो मैंने मान लिया यहां पर कि जो लिक्विड है वो यहां तक भरा हुआ है, ऐसा लिक्विड फील्ड है। ठीक, बेस से लेकर यहां तक की जो हाइट है इसको मैंने h1 मान लिया, और फिर इस कॉर्नर से फ्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने h मान लिया। ऐसा हुआ। अब बायंसी का फॉर्मूले में मैं v इंटू रो इंटू जी तो लगा नहीं सकता, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक यूज़ करूंगा। बेसिक ये कि इस पे मैं प्रेशर इंटू एरिया अलग लिखूंगा, ये जो रेड कलर से सरफेस मैंने बनाया, ठीक है। तो इस पर जो लिक्विड फोर्स लगाता होगा प्रेशर इंटू एरिया, कैसे फोर्स लगाता होगा, ऐसे लगाता होगा लिक्विड, ठीक है। तो ये लिक्विड लगाता होगा प्रेशर इंटू एरिया, ये मैं अलग लिखूंगा। फिर वैसे ही ये जो नीचे वाला सरफेस होता होगा ये देखो ग्रीन कलर से बनाया, यहां से भी लगता होगा एक प्रेशर इंटू एरिया वाला फोर्स, ठीक है। अब ये प्रेशर इंटू एरिया तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, है ना, बाकी जो असली फॉर्मूला होता है वो तो सभी को पता है, वो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया होता है। एवरेज प्रेशर इंटू एरिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यहां पर डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेशर डिफरेंट होता होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर जो होता है डेप्थ के साथ बदलता है। तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया ना होकर के एवरेज प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक। तो देखो मैं यहाँ बायंसी का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता, इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं एकदम बेसिक यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा प्रेशर इंटू एरिया दोनों सरफेस पे, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो पहले मैं इस सरफेस पे लिखने जा रहा हूँ, इस सरफेस पे ये रेड कलर से जो बनाया, तो इस सरफेस पर फोर्स ऐसा कुछ आता होगा, ठीक है। ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला है F1 बोल दे रहा हूँ, और इस फोर्स को मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ जो कि होता है F1 इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, ठीक। अब एवरेज प्रेशर कैसे लिखते हैं, एवरेज प्रेशर लिखा जाता है प्रेशर एट द टॉप, ठीक है। डायग्राम को देखो ध्यान से, ये देखो प्रेशर एट द टॉप विच इज 0 प्लस प्रेशर एट द बॉटम विच इज रो जी एच डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा एवरेज प्रेशर, ठीक है। तो ये जो लाल कलर का सरफेस है इस पर एवरेज प्रेशर हुआ 0 प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया, ऐसा होगा। एरिया भी किसका लिखना है मुझे, लाल वाले सरफेस का ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो लाल वाला सरफेस है इसका एरिया कैसे लिखूंगा, ज्योमेट्री सबकी अच्छी होगी मान के चलते हैं, है ना। तो देखो ये जो एंगल है 45 डिग्री है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा h, इस वजह से ये जो लाल वाला सरफेस है इसकी लेंथ हो जाएगी h√2, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई h√2 और जो विड्थ है वो b है ना, जो दूसरा डायमेंशन है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन वाला वो कितना है b। तो b मैंने लिखा नहीं है, आपको पूरे सॉल्यूशन में याद रखना है कि जो तीसरा डायमेंशन है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन वाला डायमेंशन वो कितना है b, ठीक। तो लिखा मैंने फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर विच इज प्रेशर एट द टॉप प्लस बॉटम बाय 2, दिस इज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एरिया होगा h√2 इंटू b, ठीक। अब ज़रा ध्यान दो, ये जो फोर्स मैंने लिखा ये सिर्फ एक ही लाल का लिखा है ना, ऐसे कितने लाल हैं, ऐसे 2 रेड हैं। तो ऐसा नहीं करूँगा कि डायरेक्टली इंटू 2 कर दिया, ऐसा करना गलत होगा। अब मैं ये कहूँगा कि अगर लेफ़्ट साइड से F1 लगा है तो राइट साइड से भी ऐसा F1 लगता होगा, और इन दोनों F1 के जो वर्टिकल कंपोनेंट होते होंगे, है ना, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, तो इन दोनों F1 के जो वर्टिकल कंपोनेंट होते होंगे मतलब कि cos 45 वाला कंपोनेंट ये ऐड होता होगा, इसलिए ऐसा करके इंटू 2 लिखूंगा, ठीक है। तो ये मैंने F1 लिख दिया, ठीक। अब मैं F2 लिखने जा रहा हूं, मतलब ये F1 नहीं लिखा मैंने, एक्चुअली मैंने F1 लिख के उसके कंपोनेंट करके ऐड भी कर दिया। तो इसको F1 नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको मुझे बोलना चाहिए F डाउन, ठीक है। जो लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया वो फोर्स है ये।
अब वैसे ही ये जो नीचे लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो अब मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से भी फोर्स आता होगा ऐसा ऐसा, F2 एक और एक और F2 यहाँ से। अब इन दोनों F2 के भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होते होंगे, ठीक है। तो जो F अप होगा वो हो जाएगा F2 cos 45 दो बार, है ना। अब फिर से F2 का वैल्यू लिखूंगा। F2 का वैल्यू भी ठीक वैसे ही लिखा जाएगा, सेम फॉर्मूला, प्रेशर एट द टॉप प्लस प्रेशर एट द बॉटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया। तो पहले मैं एरिया लिख दे रहा हूं, ठीक है। एरिया लिखने में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ऊपर वाले में अगर एरिया h√2b आया था तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें h1√2b आना चाहिए, ठीक है। सिंपल कंपेयर करके लिख दिया एरिया। अब प्रेशर लिखूंगा, ठीक है। तो कौन सा कलर उठाऊं, एक मिनट, हाँ देखो ध्यान से देखना। तो फिर से मैं लिखने जा रहा हूं प्रेशर एट द टॉप। अब जो टॉप होगा वो तो ये होगा ना, ये देखो, ये हरे वाले के लिए लिख रहा हूं ना बस, तो हरे वाले का टॉप तो ये हुआ, है ना। तो प्रेशर एट द टॉप हो जाएगा ρgh एंड प्रेशर एट द बॉटम, मतलब यहां पर इस जगह पर, तो प्रेशर एट द बॉटम कितना होगा, प्रेशर एट द बॉटम होगा ρgh प्लस h1 ऐसा होता, ठीक है। तो हरे वाले सरफेस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा प्रेशर एट द टॉप विच इज ρgh प्लस प्रेशर एट द बॉटम विच इज ρgh प्लस h1 बाय 2। तो ये हो गया एवरेज प्रेशर, ठीक। देन उसके बाद cos 45 का 1/√2, देन एक और 2। तो ये मैंने F डाउन भी लिख दिया, F अप भी लिख दिया, ठीक। अब ये जो F अप और F डाउन है, इनका जो रिजल्टेंट होता है उसी को बायनेंसी बोला जाता है। तो जो मैं बायनेंसी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा F अप माइनस F डाउन, ऐसा होगा, ठीक। तो लिखते हैं, देखो अब कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो जो F अप है उसमें पहले तो चीज़ों को कैंसिल करो, है ना। ये √2 से √2 गया, 2 से 2 गया। तो F अप में मुझे क्या मिलेगा, F अप में मुझे मिलेगा ρg कॉमन h1 प्लस h1 प्लस h1 स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, है ना। तो ये F अप लिखा, माइनस F डाउन लिखता हूँ, F डाउन ये रहा। F डाउन थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, तो cos 45 के √2 से ये √2 गया, देन ये 2 से ये 2 गया, तो ये आता ρgh²b, है ना, ठीक। तो F डाउन भी लिख दिया, ρgh²b, ऐसा हुआ। अब यहाँ से मैं ρgb कॉमन कर सकता हूँ और यहाँ मुझे मिला 2h(h1) प्लस h1 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ऐसा मिला, ठीक है। तो ये मुझे बायनेंसी का एक्सप्रेशन मिला। अब इस बायनेंसी के एक्सप्रेशन में आप ज़रा ये ध्यान दो कि वेरिएबल कौन है ना। डायग्राम में जाओ और ज़रा सोचो यहाँ वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पर देखो, ये जो h1 है ये तो एक फिक्स्ड हाइट है ना, ये थोड़ी वेरिएबल है। h1 तो बॉटम से लेकर के कॉर्नर तक की हाइट है ना। तो h1 कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर h है, ठीक है। तो यहाँ पर h वेरिएबल है और देखो जो वेरिएबल है उसके पावर में 2 है और कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका यही मतलब है कि अगर आप बायनेंसी वर्सेस h का ग्राफ बनाते हो तो ये एक सैड पैराबोला होता होगा, है ना। इतनी मैथ सबको आती होगी कि स्क्वायर रहता है, कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है, तो दुखी पैराबोला रहता है। तो इससे मुझको ये समझ में आया कि इस h की कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होती होगी जिसके लिए बायनेंसी क्या हो जाती होगी, मैक्सिमम होती होगी, ठीक है। तो पहले हम ये पता करें। अब ये कैसे पता चलेगा, कई तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक यूज़ कर लो, या तो पैराबोला यूज़ कर लो, या फिर डिफरेंशिएशन यूज़ कर लो। तो मैक्सिमम जानने के लिए मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ,
ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो रो जी बी तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। 2h h1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2h1, h1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और h स्क्वायर का क्या होगा 2h। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जब h बराबर h1 होता होगा तो बायनेंसी क्या होती होगी, मैक्सिमम होती होगी, ठीक है। अब सवाल है ये मैं मैक्सिमम बायनेंसी के पीछे क्यों भाग रहा हूँ है ना। किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है, सर अच्छा वाला समझ में आ रहा था, बायनेंसी हम खेल रहे थे, या अचानक से हम मैक्सिमम बायनेंसी के पीछे क्यों भागने लगे। तो देखो भाई, उसका फंडा ये है कि ये टैंक है और ये अपना क्यूबॉइड यहाँ फंसा हुआ है, ठीक। तो फंडा ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के mg ने मैक्सिमम बायनेंसी को झेल लिया तो फिर तो ये हर प्रकार की बायनेंसी को झेल सकता है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ये मास कितना हो सो दैट ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे तभी रहेगा ना जब mg जो है वो बायनेंसी से ज़्यादा हो, है ना। mg और बायनेंसी की लड़ाई में mg जीते। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर mg ने बायनेंसी के सबसे पावरफुल वर्जन को हरा दिया, अगर mg ने बायनेंसी के सबसे पावरफुल वेरिएंट को हरा दिया, तो फिर तो हमेशा ही mg जीतेगा ना। तो इस वजह से मैं मैक्सिमम बायनेंसी के पीछे पड़ा हूं है ना। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा बायनेंसी कितनी हो सकती है ना। तो अगर मैक्सिमम बायनेंसी को ही mg ने हरा दिया तो फिर तो हमेशा mg जीतेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा। इस वजह से मैं मैक्सिमम बायनेंसी के पीछे भागा, ठीक है। तो कुछ नहीं, h इक्वल टू h1 आ चुका है, इसको मैं वापस बायनेंसी के एक्सप्रेशन में रखूँगा और वहाँ से मैं मैक्सिमम बायनेंसी निकाल लूँगा। तो कितनी आएगी देखो, एफ बी मैक्स का वैल्यू रो जी बी ब्रैकेट 2h1 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, h की जगह h1 रख दिया, सिंपल, ठीक है। तो बायनेंसी अपन को मिल गई रो जी बी 2h1 स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब मुझे बस h1 निकालना है और कुछ नहीं करना है ना, तभी तो बायनेंसी का एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा। तो h1 निकालने के लिए फिर से थोड़ी सी ज्योमेट्री है। देखो ये बेस था, जो टैंक था उसका बेस था, फिर इस पे ऐसा क्यूबॉइड रखा हुआ था। जितने काम की चीज़ें मैं सिर्फ उतनी ही बना रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये जो डायमेंशन था, ये डायमेंशन कितना था a, तो इस वजह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता होगा a√2, ठीक है। a का काम हो गया, इसलिए मैं a को मिटाने जा रहा हूँ। देन उसके बाद ये जो पूरा डायमेंशन था, ये जो पूरा साइड था, थोड़ी देर से बनेगा, ये कितना था c। तो इस वजह से ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये कितना हो जाता होगा, ये हो जाता होगा c माइनस a/√2। अब ये जो c माइनस a/√2 है, इसी का तो वर्टिकल कंपोनेंट h1 है ना। सिंपल सी बात है भाई, इतना ज्योमेट्री सबको आता होगा तभी इस लेवल का क्वेश्चन समझ रहे हो। ये h1 मुझे निकालना है, ये जो है ये कितना है c माइनस a/√2। तो h1 कितना हो जाएगा, h1 हो जाएगा c माइनस a/√2 साइन 45 वाला कंपोनेंट लिखा है और कुछ नहीं। तो यहाँ से h1 मुझे पता चल गया, h1 को मैंने यहाँ पे रखा बायनेंसी वाले फॉर्मूले में। तो क्या बनेगा, 2 रो जी बी h1 स्क्वायर रखना है, तो ये बनेगा c माइनस a/√2 का स्क्वायर बाय 2। h1 का वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया, तो यहाँ से मुझे मिला रो जी बी c माइनस a/√2 का स्क्वायर। तो ये मुझे मैक्सिमम बायनेंसी मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर mg और मैक्सिमम बायनेंसी की लड़ाई में अगर हमने mg को जिता दिया तो फिर तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा।
तो वही किया मैंने, mg को जिताना मतलब mg ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम बायनेंसी आई चुकी है, तो देख सकते हो g से g कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा रो p ब्रैकेट c माइनस a बाय रूट 2 का स्क्वायर। बीच में कहीं पर मेरे लड़के की आवाज़ आई होगी तो उसको इग्नोर करना, है ना, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहता है घर में। एक बार आंसर चेक करें सही है कि नहीं। ये अपना आंसर है। आंसर मैंने हाइड कर दिया था, यहाँ कहीं लिखा था, हाँ। तो कितना है, रो बी सी माइनस ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, रो बी सी माइनस ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आंसर सही है, मान के चलता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।